चलो पहले प्रेयर कर ले। S24 हुआ ना? चल फोर्थ वन करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए, या कर्ता के प्रति न अनुमोदित किया जाए, ऐसे परम शक्ति। ये हमने देख लिया ऑलरेडी। ये भी देख लिया राइट? जो फ्लोरेंशन ये तो है, क्या करें? वो जो 2 पेज थे वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये 2 पेज के बाद हमने कुछ देखा था ना, ट्रीटी ऑफ वियना, वो देखा था, वो नहीं मिल रहा। ओके चलो, सो ट्रीटी ऑफ वियना तक हमने देखा।
क्या देखा हमने ट्रीटी ऑफ वियना में, मतलब अभी तक की स्टोरी अगर हम रिवाइज कर ले, ओके, तो क्या हुआ अभी तक। हमने स्टार्ट किया कि सबसे पहले तो यूरोप में चल रहा था मोनार्की, ओके, रिवॉल्यूशन से पहले, सारे रिवॉल्यूशन से पहले फर्स्ट रिवॉल्यूशन हमने देखा, दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ सो मोनार्की से हटकर क्या हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। तो उसके बेस पे पहले स्टार्टिंग में तो हमने वो फिगर जो दिखाई गई है हमारे चैप्टर में, उसके बारे में हमने देखा कि वो क्या शो करती है, क्या डिस्क्राइब करती है, उसका क्वेश्चन भी हमने देख लिया। देन हमने देखा कि अब डेमोक्रेसी आ गई है तो भाई क्या नए चेंजेस आए हैं, ओके। तो फिर हमने सब उसमें भी एक क्वेश्चन देखा था चेंजेस का, कि नई नेशनल एंथम आई है, नया ट्राई कलर फ्लैग आया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आया है, नेशनल असेंबली, वो सब कुछ हमने देखा, ओके। देन अब क्या हो रहा है कि थोड़े बहुत क्लब्स बन रहे हैं और वो सब बुक में गिवन है। बुक में से एक बार तो मिनिमम तुम्हें चैप्टर पढ़ना है ना, देन यू कैन गो थ्रू अवर नोट्स, बट एक बार तो मिनिमम पढ़ना है, मिनिमम वन टाइम, ओके। सो जो छोटे छोटे इवेंट्स है वो डायरेक्टली क्वेश्चन के तौर पे ऐसा कुछ नहीं आ सकते, बट एटलीस्ट एक स्टोरी लाइन के जैसे हमें पता हो। क्वेश्चंस नहीं आएंगे फिर भी क्या है कि वो एक थियरी को दूसरी थियरी के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं, ओके। सो वो हमें देखना है। सो थोड़े जैकोबियन क्लब्स और वो सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स बने। एंड देन 97 में 1797 में आया नेपोलियन रूल्स का मतलब वो आर्मी में वो थोड़ा आगे बढ़ के आया और फिर कब रूल करने में कब आ गया, 89 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और 99 में आफ्टर द 10 इयर्स उसने रूल करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर, फ्रांस में। अब फ्रांस में रूल करना स्टार्ट कर दिया, अब वो रूल कर रहा है और वो मॉडर्न आइडियोलॉजी वाला है। पहले जो मोनार्क थे वो सारे कंजर्वेटिव्स थे, ओके। सो कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहे थे और ये मॉडर्न लिबरल है, थोड़ा मॉडर्न है, बहुत सारे उसके हमने पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी देखे थे कि उसने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी किए हैं और बहुत सारे जैसे नेगेटिव भी है। सेंसरशिप है, सबको वोटिंग राइट नहीं है, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट कर रहा है आर्मी में, और बहुत सारी वैसी नेगेटिव बातें भी थी, ओके। तो वो हमने सब कुछ देखा नेपोलियन के बारे में। हाँ बोलो। ये यही सारे 7 चैप्टर्स पहले तो कंप्लीट कर लो जो अभी हमारे एटलीस्ट अभी हो गए। थर्ड वाला अभी जो हमने कंप्लीट किया वो देख लो, इजी है वो भी। वो पहले तो वही प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से इक्वेशन बनाने की। हाँ ओके। सो हमने देखा कि नेपोलियन के टाइम पे नेपोलियन ने रूल करना स्टार्ट कर दिया 1799 में। उसके बाद 1804 जिसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, उसमें क्या था वो सब बातें देखा कि उसने बहुत सारे चेंजेस लाए और स्टार्टिंग में वो सारे चेंजेस सारे के सारे जो फ्रेंच पीपल हैं उन्होंने क्या किए, वेलकम किए, उनको अच्छा लगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद नेपोलियन भी बहुत ज़्यादा टैक्स को वसूल कर रहा था और पैसे चाहिए क्योंकि वो एक्सपांशन करना चाहता था फ्रांस का, सब जगह घुस जाता था आसपास सब जगह, ओके। सो स्विट्जरलैंड ये वो सब जगह उसकी आर्मी चली जाती थी। सो पैसे की ज़रूरत थी तो टैक्स भी बढ़े थे ये वो। तो फिर अब क्या हुआ कि 1850 में 4 नेशन इकट्ठा हुए जिसको हमने बोला था प्राग, ओके, दैट इज प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। और एक जगह थी वहां पे लड़ाई हुई थी और वो जगह का नाम है वाटरलू, ओके, वाटरलू ये नाम है। वाटरलू, ओके, तो ये जगह का नाम है वाटरलू। सो फिर इसीलिए बोला जाता है कि बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। सो जो बैटल ऑफ वाटरलू है मतलब कि 4 कंट्री और अगेंस्ट दी सिंगल नेपोलियन उसके सामने लड़े और फिर नेपोलियन हार गया, मर गया वो। और उसके बाद फ्रॉम 1815, ओके, फ्रॉम 1815 वहाँ पे क्या हो गया, कंजर्वेटिस्ट जो थे वो वापस डायनेस्टिक रूलर मतलब डायनेस्टिक रूलिंग वापस लेके आ गए। जो 1789 से पहले जो बॉन डायनेस्टी थी उनके किंग को लेके आ गए और बोले कि चलो रूल करो फ्रांस में एंड ऑल।
और ऐसा ही चलता रहा 1815 तक। 1815 से फिर ये चलता रहा। समझ में आया? पक्का। फिर ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या हुआ, तो पहले तो उन्होंने कर दिया कि भाई नेपोलियन की जितनी भी बातें थी वो सारी बातें खत्म, अब जो हम बोलेंगे वैसे रूल होगा। और अगेन नेपोलियन की जो टैक्स वसूल करने की जो अच्छी अच्छी नीति थी वो उन्होंने रखी, और जो उनके लिए फायदेमंद नहीं थी, बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी, और वो लोग कंजर्वेटिस्ट। सोचो, मॉडर्न और कंजर्वेटिज्म एकदम ऑपोजिट। ओके, तो उन लोग ने वापस ये सारी मॉडर्न गिरी निकाल दी और पहले के पुराने ख्यालातों वाला सब कुछ स्टार्ट कर दिया। वही सब चलता रहा। और उसके बाद हमने पढ़ना है रिवॉल्यूशनरीज के बारे में। तो यहाँ तक की स्टोरी लाइन समझ में आ गई। 1789 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उससे पहले मोनार्की थी, 89 to 99 डेमोक्रेसी थी, 99 से नेपोलियन आया। अब नेपोलियन को क्या बोलेंगे? नेपोलियन को हम बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ मोनार्की ओनली, बट वो पहले जैसे कंजर्वेटिस्ट जो थे वैसी मोनार्की नहीं थी। वो लिबर्टी में मानता था, फ्रीडम में मानता था, वो मॉडर्नाइजेशन में मानता था। ओके, तो वो लोग तो फ्रीडम में भी नहीं मानते थे कि हम लोग रूल कर रहे हैं, इसके बाद हमारा सन, उसके बाद हमारा सन, उसके बाद ऐसा ही चलता ही जाएगा। बट नेपोलियन का ऐसा नहीं था। वो चाहता था कि जितने टाइम वो रूल कर रहा है फ्रांस को, और पूरा जितना भी उसको एक्सपांड कर सके फ्रांस को, वो एक्सपांड कर दे एंड बहुत अच्छे से रूल करे, और लोगों का सपोर्ट मिल रहा था उसको। ओके, भले ही जो भी तुम जिसको जो नाम देना हो दो, मोनार्की देना हो तो मोनार्की, डेमोक्रेसी। पीपल मजे में है, लोग खुश है, मतलब काम हो रहा है। ओके, तो पीपल ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आफ्टर से 1805 और समथिंग वहाँ से फिर थोड़ा उसके डिसलाइक्स और वो जो नेगेटिव्स थे, ओके, जैसे सेंसरशिप थी, तो वो लोगों को मतलब प्रॉब्लमेटिक होने लगे कि ये क्या है भाई, हम अपनी बातें बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते एंड ऑल। ओके, फोर्स रिक्रूटमेंट होता था आर्मी के लिए, टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। ओके, तो वो बहुत सारी चीज़ें काम करने लगी साथ में। समझ में आया? ओके, तो अब हमें देखना है रिवॉल्यूशनरीज के बारे में। तो क्यों रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ना है हमें? क्योंकि जैसे ही 1815 में, चलो अब स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही 1815 में नेपोलियन हार गया और सारे कंजर्वेटिस्ट आ गए पावर में, तो उन्होंने वापस पहले की डायनेस्टिक रूलिंग स्टार्ट कर दी, कंजर्वेटिज्म। तो ये जो 1815 टू 1830 वाला टाइम पीरियड है, 1815 से लेकर के 1830 तक का टाइम पीरियड है, उसे बोला जाता है कंजर्वेटिज्म। ओके, ये तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। कैसे होगा? ओके, सो 1815 टू 1830 का टाइम पीरियड क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिज्म। ओके, जो एज ऑफ कंजर्वेटिज्म तुम बोल सकते हो, मतलब कि वहाँ पे कंजर्वेटिस्ट जो थे, पहले के जो मोनार्क्स थे, वो मोनार्क जो डायनेस्टिक रूलर थे, वो वापस आ गए और उन्होंने रूल किया। क्यों 30 तक का? क्योंकि 30 के बाद हम देखते हैं ना 30 to 48 एज ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं हम। बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए, वो नेक्स्ट टॉपिक है। उससे पहले देखते हैं कि जैसे ही वापस पहले के मोनार्क्स पावर में आ गए, तो अब जो रिवॉल्यूशनरीज थे, मतलब जो क्रांतिकारी थे, जो आइडियोलॉजी में मानते थे, किनकी? नेपोलियन की। नेपोलियन जिनको अच्छा लगता था। ओके, और नेपोलियन अच्छा लगता था वैसा नहीं, लेकिन उसकी जो आइडियोलॉजी थी, जो लिबरलिज्म था, जो मॉडर्नाइजेशन था, फ्रीडम की, लिबर्टी की, फ्रीडम की जो आइडियोलॉजी थी, वो सारी अच्छी आइडियोलॉजी लगती थी, और लोगों ने फ्रीडम का टेस्ट कर लिया था। मतलब 1789 से 99 तक भी डेमोक्रेसी थी, तब भी फ्रीडम थी, और 99 के बाद नेपोलियन था। तो ऐसा नहीं था कि डेमोक्रेसी एकदम क्रस्ड हो गई है। ओके, कहने के लिए मोनार्की थी, लेकिन लोगों के पास, एटलीस्ट फ्रांस के पास, पूरे यूरोप की बात नहीं चल रही है, लेकिन फ्रांस के पास तो फ्रीडम लग रही थी, लोग ग्रो कर रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, समझ में आया? अब वो लोग जो सपोर्टर थे और जिनको अच्छा लग रहा था, अब क्या हुआ कि
ये लोग जब आ गए, कंजर्वेटिस्ट जब रूल करने आ गए, डायनेस्टिक रूलर रूल करने आ गए, तो अब वो क्या बोलेंगे कि अब छुप जाओ नहीं तो गए, मार देंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग रिवॉल्यूशनरीज है। रिवॉल्यूशनरीज को वो तो पहले से ही ढूंढते हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग वापस रिवॉल्यूशन करेंगे। तो जो कंजर्वेटिस्ट है उनके तो एकदम इनेमी हो गए, ओके, मतलब दुश्मन हो गए। कौन? जो रिवॉल्यूशनरीज है वो। तो हमें पहले रिवॉल्यूशनरीज क्या हो गए, पहले जैसे ही पता चला कि नेपोलियन भाई गए और अब तो कंजर्वेटिज्म ही चलेगा, और पहले के जो डायनेस्टिक रूलर है, बॉन डायनेस्टी एंड ऑल, वो रूलर आएंगे और रूल करेंगे। तो हुआ क्या, वो लोग अंडरग्राउंड हो गए। रिवोल्यूशनरीज क्या हो गए? अंडरग्राउंड हो गए, मतलब कि छुप गए। अब वो और सेंसरशिप और वो सब तो था ही, वापस जो अच्छी उनको जो अच्छे लगे थी नेपोलियन की रूलिंग में, वो तो रखा है उन्होंने। तो लोगों के लिए तो नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन रूलर के लिए तो अच्छा है सेंसरशिप। तो सेंसरशिप रखा था, तो कोई भी अब खुलेआम किसी का अपोज नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकते थे। ओके, स्टोरी लाइन पकड़ के रखना, मैंने बताया था ना कि स्टोरी के वाइज याद रखो। अब तक में कोई डाउट नहीं है, राइट? ओके, चलो। सो अब क्या हुआ कि ये रिवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड हो गए, और अब अंडरग्राउंड होके उनको काम करना पड़ा। तो देखते हैं रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। ओके, सो ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग द 1815, मतलब 1815 के बाद, to be revolutionary meant a commitment to oppose the monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। मतलब कि देखो, अब नेशनलिज्म और से लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज, ये कोई अलग अलग लोग नहीं है। आइडियोलॉजी हमने अलग अलग दी है, लोग वही है जो फ्रीडम में सपोर्ट करे, जो इक्वालिटी को सपोर्ट करे, ओके, जो लिबर्टी को सपोर्ट करे, वही लोग हैं। लेकिन जिस टाइम पे जिसको सपोर्ट करे उसका नाम दे दिया जाता है। ओके, जैसे कि इसमें रिवॉल्यूशनरीज में लिबरल्स भी अंदर ही आ गए, लेकिन लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरी में मेन डिफरेंस क्या है पता है? रिवॉल्यूशनरीज बाय एनी हाउ वी वांट आवर फ्री नेशन। लिबरल्स चाहते थे इक्वालिटी, सबके लिए सेम रूल, ये वो, जिसको रूल करना है करो, मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की और डेमोक्रेसी, बट सबके लिए लॉ सेम है और इक्वालिटी है, पावर सबके लिए सेम है, वेल्दी है, पीस वाली सिचुएशंस। ओके, वैसा चाहते थे कौन? लिबरल्स, मतलब कि जो लिबरल्स, और लिबरल्स की आइडियोलॉजी को क्या बोला जाता था? लिबरलाइजेशन। ओके, अब रिवॉल्यूशनरीज और वही है, वो भी वही है, सेम ही है, लेकिन थोड़ी एक चेंज क्या है, एक डिफरेंस क्या है लिबरल्स में और रिवॉल्यूशनरीज में? ये लोग वायलेंस भी कर लेते थे। मतलब ऐसा समझो कि गांधी जी भी लड़ रहे हैं और भगत सिंह भी लड़ रहे हैं, दोनों देश को फ्री करने के लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन एक नॉन वायलेंस से लड़ रहे हैं और एक भाई नॉन वायलेंस भी हम एग्री है और फिर वायलेंस करना पड़े फिर भी एग्री है, लाइक दैट। ओके, तो एम सेम है, मेथडोलॉजी डिफरेंट है, वैसे है। सो 1815 के बाद रिवॉल्यूशनरीज मतलब कौन? जिन लोगों को मोनार्कियल फॉर्म्स जो था पावर का वो पसंद नहीं था, जिनको भी नहीं पसंद, मतलब उनको मतलब डिक्लेयर कर दो कि वो लोग क्या है? रिवॉल्यूशनरीज है। ओके, एंड उनका काम क्या है? वो लोग क्या चाहते हैं? टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो वो लिबर्टी एंड फ्रीडम दोनों सिनोनिम जैसे ही है, तो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए वो लड़ रहे हैं। फाइट, हाँ, मतलब वो वायलेंस में भी बिलीव करते हैं। बाय एनी हाउ वी वांट व्हाटएवर वी हैव डिसाइडेड आवर नेशन, लाइक दैट। ओके, तो ये रिवॉल्यूशनरीज थे। अब एक बहुत ही बड़े रिवॉल्यूशनरीज के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, सो कौन है रिवॉल्यूशनरी? का नाम है गुज़ेप्पे मैसिनी। ओके, तो ये रिवॉल्यूशनरी थे, इटली के थे, और इनकी वजह से ही इटली में भी रिवॉल्यूशन आया। और देखो अब क्या है, यूरोप में एक जगह पे रिवॉल्यूशन होता है ना, उसकी इफेक्ट पूरे यूरोप में दिखती है। एक सेंटेंस बार बार तो नहीं, बट एक सेंटेंस में लास्ट ईयर बार बोलता था, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। क्या है? व्हेन ड्यूक मैटरनिक ने बोला है, तुम चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, दिखेगा तुम्हें। क्या कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। कहना ये चाह रहे हैं, सारे रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से होते हैं?
फ्रांस से, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट वहीं के लोग ऐसे नहीं 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 फ्रीडम चाहिए ये वो, इतनी बार रिवॉल्यूशन, अभी तुम देखोगे तो थक जाओगे भाई कितनी बार रिवॉल्यूशन कर रहे हो लाइक दैट। ओके, जैसे हमने वो पावर शेयरिंग में देखा था कि 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, लेकिन क्यों? फॉर द बेटरमेंट। बेल्जियम का केस हमने देखा था, फॉर द बेटरमेंट। ओके, वैसे ही यहाँ पर रिवॉल्यूशन पे रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पे रिवॉल्यूशन, ये तो कुछ मजे की बात है क्या? लोग मरेंगे, कितना नुकसान होगा। ओके, बट वही चीज है, तो फ्रांस में अगर हो रहे हैं तो उसको सब कॉपी करते हैं, जैसे अभी कैसे वेस्टर्न कल्चर को ज्यादातर लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन अब वापस क्या हो रहा है, वेस्टर्न ईस्टर्न का मतलब इक्वालिटी जैसा हो गया है कि वेस्टर्न वाले ईस्टर्न का कॉपी कर रहे हैं और ईस्टर्न वाले वेस्टर्न कल्चर का कॉपी कर रहे हैं, लाइक दैट। ओके, क्योंकि हमें दूसरों के जैसे बनने में बहुत मजा आती है। हमारी जो यूनिकनेस है, जनरली लोगों का ये आइडियोलॉजी है कि अच्छा इसने ऐसा किया है हम भी ऐसा करेंगे, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसी चीज करेंगे वैसी चीज करेंगे, उसी से कॉपी पेस्ट। सो उसमें बुरा कुछ नहीं है, बट हमें सिर्फ अपने कॉन्शियसली हमें डिसीजन लेने चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है। ओके, अच्छा लगे और हम उसको एडॉप्ट करें, उसमें बुरा नहीं है, बट देखना चाहिए कि वो चीज़ अच्छी है फॉर द लॉन्ग टर्म। छोटी छोटी बातों में मतलब छोटे प्लेजर्स तो बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब वो डे टू डे लाइफ में भी कितनी बार हमें पता चले छोटे प्लेजर्स, जैसे अभी तुम्हें पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के बीच में नहीं तुम रोज़ आधा घंटा 1 घंटा फ़ोन पे टाइम यू वेस्ट कर रहे हो बोल सकते हैं, और से कुछ बाहर खेल रहे हैं ऑन ऑल। ओके, तो वो खेलने कूदने का टाइम गया, जैसे मैं बोला था कि ऐसा नहीं है पहले से पढ़ते रहो ये वो, तो वो गया टाइम। ओके, वो मार्च अप्रैल मई और ये जून ख़त्म। सो नाउ यू डोंट हैव दैट टाइम, ओके, दैट यू विल गो इन द इवनिंग, सम फ्रेश अप योर माइंड, गाने सुनो आधे घंटे और से क्रिकेट खेलो, मोबाइल यूज़ करो, ये सब अब टाइम नहीं है। जिनका गोल पक्का है, गोल अचीव करना है, उनके पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है। और बोर होके नहीं, एक जुनून होना चाहिए कि चलो आज ये पढ़ना है, आज ये करना है, ये करना है, तब जाके गोल अचीव होगा। नहीं तो गोल तो बनाते ही सब लोग हायर गोल ही बनाते हैं कि इतने लाएंगे, इतने करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर करो, क्योंकि पेन तो होगा। ओके, मजे से सब कुछ नहीं मिलने वाला, पेन तो होगा ही, बट दैट पेन, वो बहुत छोटा छोटा पेन मिलता रहता है, और फिर सारा पेन को इकट्ठा करो, उसके जितनी इक्वल और से उससे भी ज्यादा सक्सेस हमें मिलती है। लेकिन हम ये जो छोटे छोटे पेन है वो लेना नहीं चाहते, तो जैसे वो रूल है नो पेन नो गेन, पेन नहीं, एक्सरसाइज जिम जो करते हैं उनके लिए वैसे लिखा हुआ होता है जिम में। ओके, नो पेन नो गेन, क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे बॉडी विल पेन। ओके, और फिर तुम बोलोगे नहीं करना भाई, अपनी बात नहीं है, तो फिर बॉडी भी फिर वैसे ही नॉर्मल रहेगी या एबनॉर्मल रहेगी, लेकिन थोड़ी एकदम थोड़ी यूनिक और से अट्रैक्टिव और से हेल्दी, अट्रैक्टिव भी साइड में रखो, हेल्दी बॉडी ना भी रहे। ओके, हम ऐसा नहीं है कि जो हमारे बॉडी शेप है उसको जितना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए उससे अलग करने की ट्राई करें, अलग नहीं बट हेल्दी तो रहना चाहिए। ओके, चलो अब वापस बायोलॉजी पे नहीं जाना है, तो वैसे ही हमें देखना है। तो रिवॉल्यूशनरीज और उनकी बात करेंगे हम। तो पहले थे, मतलब पहले इन द सेंस जो बड़े रिवॉल्यूशनरीज थे, तो हम बात कर रहे थे किसकी, कि व्हेन फ्रांस sneezes, होल यूरोप कैचेस कोल्ड। ओके, तो अब वो सेंटेंस भी आएगा, देखो आएगा, मतलब मैंने नहीं लिखा है शायद यहाँ पर, बट पेंसिल से मैंने शायद लिख दिया हो, बट बुक में तो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार तो बुक पढ़ लेना। सो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गुज़िप्पे मैज़ीनी की। सो एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी born in Genoa in 1807 and he became a member of the secret society of the Carbonari. Okay, तो पहला सेंटेंस ऐसे ही शॉर्ट नोट पूछी जाती है, राइट शॉर्ट नोट ऑन गुज़िप्पे मैज़ीनी। ओके, तो पहला ही सेंटेंस, उनका बॉर्न कहाँ हुआ है, जिनोआ में हुआ है। ओके, सो इटालियन रिवॉल्यूशनरी है, इटली के है, और जिनोआ में बॉर्न हुआ है 1807 में। देखो 1807 में तो बॉर्न हुआ है, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब नेपोलियन का रूल जब चल रहा था फ्रांस में, तब इनका तो बॉर्न हुआ था, मतलब तो अभी तो छोटे थे। ओके, देन ही बिकेम द मेंबर, वो मेंबर बन गए किसके, सीक्रेट सोसाइटी, द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। अब क्या हुआ कि जो सीक्रेट सोसाइटी मतलब क्या, अभी हम देखेंगे, वो मेंबर भी थे और उन्होंने खुद भी बनाई थी। सीक्रेट सोसाइटी मतलब क्या, कि
जो लोग जैसे कि फ्रांस की अभी हम बात करें तो फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज क्या थे, अंडरग्राउंड हो गए। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिस्ट आ गए हैं रूल में। अब वो अंडरग्राउंड हो गए तो ऐसा थोड़ी है कि अपना गोल भूल जाएंगे। ओके, हमेशा अपने गोल पे काम करना है, हमेशा, वेदर द सिचुएशन सपोर्ट्स, पीपल सपोर्ट्स और नॉट, क्योंकि सिचुएशन और पीपल चेंज हो जाएंगे अगर हम अपने गोल पे पक्के बने रहे तो हाँ, लोग कुछ ना कुछ बोले ये वो, लेकिन अंदर से हमारे माइंड में गोल होना चाहिए, अच्छा ये ठीक है ये वो, भले ही फिर बाहर से तुम भी फिर बाहर से दिखावा करो कि हाँ ये वो, लेकिन अंदर से गोल होना चाहिए कि ये मेरा गोल है और मुझे ये अचीव करना है। क्योंकि लोग हैं, लोगों को गोल अचीव भी नहीं कर रहे हैं और दूसरे लोग अचीव करते हैं तो बीच में उंगली करनी चाहिए। ओके, तो और कई लोग होते हैं कि भाई इतने हायर गोल क्या है ये वो, तो भाई उनका नॉर्मल है, वो उनकी जाने, सब अपनी अपनी संभालो, लाइक दैट। ओके, कि जिनको जो करना है करो, सबको ही फ्री है, भगवान ने इसीलिए तो अगर भगवान ही सबको चलाते ये तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो सोचो कि सब लोग एक जैसा ही करते, राम राज्य ओके, सब लोग खुश, क्यों? क्योंकि सब लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, सबको जो करना है वही कर रहे हैं, लाइक दैट। लेकिन फिर हम क्या बोलते पता है, भगवान ये थोड़ी चलेगा, आप तो थोड़ी भी फ्रीडम नहीं देते, ऐसा थोड़ी है आप बोले वैसा ही करना है, हमें जो मन हो वो नहीं करना है। तो इसीलिए भगवान ने बोला है कि ऐसा 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 करना चाहिए हमारे रिलीजियन में और हमारे धर्म के अकॉर्डिंगली। कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहे, लेकिन धर्म की बात करते हैं ना, सही गलत धर्म। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीजें करनी चाहिए, ऐसा सब करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा सब करोगे तो ऐसा सब मिलेगा, ऐसा सब होगा, वो सारा नॉलेज दे दिया। अब हमें फ्री कर दिया, ये तुम फ्री हो यार, तुम्हें जो करना है करो। इतने पावरफुल है फिर भी हमें फ्री किया है, सोचो क्यों? क्योंकि फिर बाद में हम तो है ही ऐसे, आपकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, इसलिए भगवान को पता ही था ये मेरा क्रिएचर है ही ऐसा। सो इसीलिए किसी को कोई फोर्स नहीं कि तुम ये करो, तुम पूजा करो, तुम ये करो वो करो, किसी को कोई फोर्स नहीं, तुम्हें जो करना है करो। सारे मैंने तो बता दिया कि ये सब है, यहाँ जाना हो तो ये है, यहाँ जाना, ही गाइड्स। ओके, वो गाइड करते हैं, वो गाइड ही है कि यहाँ जाना हो तो ये करो तो वहाँ पहुँच जाओगे। जस्ट लाइक टीचर, जस्ट लाइक गुरु, कि ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा। अब चलना ना चलना तो स्टूडेंट के ऊपर है ना, जिनको जो करना है करेंगे, लाइक दैट। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, सब अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड हो गए तो अपना गोल भूलना नहीं है, तो वो लोग भी गोल नहीं भूले। तो अब ये जितने लोग थे रिवॉल्यूशनरीज, वो अंदर अंदर इकट्ठा हो गए, मतलब सीक्रेटली छुप छुप के मिलने लगे। और छुप छुप के मिलने के बाद वो लोग क्या करने लगे, ग्रुप बनाने लगे। उनका जो गोल है, उनका जो आइडियोलॉजी है कि भाई अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये कोई यही सारी चीज़ें वापस मैंने फिर से बता रहा हूँ, वापस सब कुछ इंडिया में भी होने वाला है। ओके, जैसे तुमने शायद मूवी देखी होगी पैट्रियोटिक, भगत सिंह की, गांधी जी की, भगत सिंह की मूवी अगर देखी होगी, देखना नहीं तो 10th के बाद। तो क्या होता है, ऐसा ही होता है कि ब्रिटिशर्स देखते रहते हैं कि कहीं भी कोई इकट्ठा ना हो। जैसे वो नहीं हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है तो सेक्शन 144 लग जाता है, कोई भी ग्रुप में नहीं होना चाहिए ये वो। वैसे कहीं पर भी ग्रुप नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रुप बनेगा तो आइडियोलॉजी, ग्रुप बनेगा तो तुम्हारी आइडिया, सपोज हम लोग सब इकट्ठा हो रहे तो मैं मेरी आइडिया, मेरी टेक्निक्स तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग अपनी आइडिया, अपनी टेक्निक्स मुझे बता रहे हो, तो हम दोनों ग्रो करेंगे। हम दोनों ग्रो करेंगे तो जो एक्चुअल में रूलर है उसको अपोज कर देंगे हम। ओके, तो वो चाहते थे कि सब लोग इंडिविजुअली रहे, कोई यूनाइट ना हो। तो लोगों ने क्या किया, ग्रुप्स बना दिए छोटे छोटे अपने। तो ये ग्रुप्स को नाम दे दिया गया सीक्रेट सोसाइटीज। ओके, ये इसको क्या नाम दे दिया गया, सीक्रेट सोसाइटी। तो ये सीक्रेट सोसाइटी फ्रांस में भी बनने लगी 1815 के बाद। लेकिन अभी हम फ्रांस की बात नहीं कर रहे, अभी हम इटली की बात कर रहे हैं। ओके, सो इटली में वो सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, ओके, उसके मेंबर थे कौन, गुज़ेप्पे मैज़ीनी। पहला सेंटेंस याद रहेगा, ये स्टोरी लाइन पूरी समझा रहा हूं। ओके, चलो सेकंड, एज अ यंग मैन ऑफ 24, भाई 1804 में तो अभी पैदा हुए वो, और 1804 से 24 गिन लो, सो हो गया 11 एंड 11 के बाद 20, सो 21 एंड 31, तो 1831 के आसपास, 1831 के आसपास was sent to exile in, लिखा तो है, मैं भी गिन रहा हूँ, 1831 for exile। exile मतलब क्या, वनवास। ओके, जैसे राम जी को दिया था
वैसे वनवास, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एग्जाइल। तो उनको एग्जाइल कर दिया गया, ओके, मतलब अपने ही राज्य में से कैसे राम जी को बोला कि जाओ भाई वन में, जंगल में, वैसे ही उनकी ही कंट्री में से उनको निकाल दिया गया, इटली में से। देखो ये इटली और वो सब अभी क्या है, पैचिस में है, रीजन है, कहीं कोई मोनार्क, कहीं कोई मोनार्क, सब लोग रूल कर रहे हैं, ऐसे ही कोई नेशन नहीं है। वो जुड़े किससे हैं, वो जुड़े हैं लैंग्वेज से, कि हाँ सब लोग सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं, इटालियन, मतलब ये इटालियन लोग हैं, ओके, सबका कल्चर सेम है, लाइक दैट। ऐसी कोई बॉर्डर नहीं है कि ये इटली, ये जर्मनी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी नेशंस नहीं है, नेशंस तो बनेंगे, इसीलिए तो नेशनलिज्म इन यूरोप, ओके। तो अभी तो नेशंस बने नहीं है, सब रीजन ही है, छोटे छोटे रीजन है। जैसे इंडिया में कैसा था, पहले से कोई ऐसे स्टेट थोड़ी थे कि ये गुजरात, ये वो, एकदम पहले की बात करें तो किंग थे, तो भाई ये रीजन, तो रीजन का भी थोड़ा बहुत बॉर्डर होता है कि यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, ये बीच वाला, लेकिन ऐसे लड़ाई झगड़ा और वो सब नहीं करते, ओके। वैसे ही यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई नेशन बाउंड्री नहीं है, अंडरस्टूड। तो क्या है कि यंग मैन, एज ए यंग मैन, मतलब सिर्फ 24 साल के थे, सोचो 24 साल मतलब कितना कम हुआ, ओके, सिर्फ 24 साल के थे वो। ही वॉज सेंट टू एग्जाइल इन 1831। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी की थी फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लाइग्यूरिया, ओके। सो जगह का नाम है, सो लाइग्यूरिया में उन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की थी, और इसीलिए वहाँ के लीडर्स ने उनको एक्साइल दे दिया था 1831 में, मतलब कि कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, कंपलसरी उनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, खुद की कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। समझ में आया, ओके। तो ये सेकंड पॉइंट था। पहला कि वो उनका बॉर्न इटालियन थे ना, इटालियन नेशनलिस्ट, उनका बॉर्न और वो मेंबर थे सेक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी के, ओके। देन सेकंड कि भाई सिर्फ 24 साल की एज में उनको, ऐसे ही हिंदी में ऐसे स्टोरी लाइन जैसे याद रखो, गुज़ेप्पे मैज़िनी, चलो आज स्टोरी बताते हैं। तो भाई वो उनका बॉर्न हुआ था इटली में, वो इटालियन थे, और से जिनोआ में हुआ था 1807 में, और वो मेंबर भी थे एक सीक्रेट सोसाइटी के, जो जिसका नाम है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। फिर हुआ क्या कि वो ऐसे रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी करने लगे, वो तो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर ही थे, तो ऐसे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहे थे। तो वहाँ के जो लीडर्स है उनको जो डर लगा कि भाई ऐसे ही करते रहेंगे लोग जोश में आ जाएंगे और कुछ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। वो टाइम पीरियड देखो 1807 1831 ये टाइम पीरियड चल रहा है, ऑलरेडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया है। अब लोगों को डर लग रहा है कि भाई अभी कैसा कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो यहीं भी ऐसा सब हो जाएगा। तो अब इसीलिए सब पहले से ही चौकन्ना होके, थोड़े प्रोटेक्टेड होके कि भाई ये ऐसा करेगा, आगे जाके कुछ बड़ा करेगा, इसको निकाल दो यहाँ से, ओके। तो उनको एग्जाइल, उनको वनवास, उनको बोल दिया कि तुम कंट्री में से बाहर जाओ इन 1831। अंडरस्टूड। तो इसे स्टोरी वाइज याद रखो तो अच्छे से याद रह जाएगा। देन फिर भी वो गोल नहीं भूलना है, देखो गोल जो नहीं भूलते वो कुछ बड़ा कर देते हैं, ओके। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज। तो अब तो वो बाहर गए और अब उन्होंने तो खुद की ही, मतलब खुद की नहीं, मतलब खुद ही 2 सीक्रेट सोसाइटीज बना ली, ओके। वो मेंबर तो थे ही, लेकिन अब तो खुद बना ली। भाई रुको, मुझे निकाला, तुम्हें भी निकाला है, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी निकाला है, तुम भी, मतलब तुम भी रिवॉल्यूशनरी हो, तुम भी रिवॉल्यूशनरी हो, तुम्हारी भी यही आइडियोलॉजी है, तुम्हें ये पसंद नहीं है मोनार्क, चलो चलो सब इकट्ठा हो जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ, हम हर सैटरडे मिलेंगे, थोड़े गप्पे मारेंगे, वो नहीं, हर सैटरडे मिलेंगे, आइडिया करेंगे कि कैसे लड़ना है, क्या करना है, लोगों के पास अपनी आवाज़ कैसे पहुंचानी है, पैम्पलेट बेचने हैं, लोगों के सामने नाटक करने हैं, वो सब इंडिया में आएगा, ओके। ये समझ में आया, ओके। चलो, सो सीक्रेट सोसाइटी बनाई पहली, यंग इटली इन मार्सेलिस। कहाँ बनाई? यंग इटली इन मार्सेलिस। मार्सेलिस जगह का नाम है, हमने लास्ट हिस्ट्री में देखा था क्लास 9 की, फ्रांस में है। मार्सेलिस कहाँ पर है? ओके। सो फर्स्ट यंग इटली, एक सोसाइटी का नाम, 2, ये भी एक मार्क में पूछा सकता है, कौन सी 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी? तो एक का नाम है क्या? यंग इटली जो है मार्सेलिस में, और दूसरे का नाम क्या है? यंग यूरोप इन बर्ने, और से बर्न जो स्विट्जरलैंड में है, ओके। समझ में आया? तो उन्होंने ऐसी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी उन्होंने।
एक का नाम है यंग इटली और दूसरे का नाम है यंग यूरोप। ओके, यंग इटली बनाई थी फ्रांस में मार्सेलिस में और ये बनाई थी बर्न में स्विट्जरलैंड में। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड, यस ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है, कौन बिलीव करता था भाई ऐसे? ओके, तो गुज़ेप्पे मज़्ज़िनी ऐसा बिलीव करते थे क्या कि ये बहुत ही बड़ा, मैं तुम्हें बुक में मार्क कर देना है तुम्हें, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ द मैनकाइंड। ओके, तो उनकी बिलीफ सिस्टम थी ये क्या कि गॉड हैड इंटेंडेड, मतलब गॉड को भी यही लग रहा था कि इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ द मैनकाइंड, मतलब कि जो नेशंस है वो नेचुरल यूनिट्स है, मतलब जो लोग हैं। ओके, जैसे कि पूरा का पूरा यूरोप है, तो ये तो पूरा यूरोप है, लेकिन पूरे यूरोप को एटलीस्ट नेचुरल यूनिट्स में होना चाहिए, मतलब थोड़े थोड़े, जैसे कि तुम्हारा पूरे इटली का, तुम लोग इटालियन बोल रहे हो, अच्छा तुम ये पूरा रीजन इटालियन बोल रहे हो, तुम्हारा कल्चर भी सबका सेम है, तुम्हारा एक अलग नेशन भाई, यू आर से इटली। अच्छा तुम जर्मनी बोल रहे हो, तुम्हारा कल्चर भी सबका सेम जैसा ही है, हाँ इटली जैसा नहीं है, अच्छा तुम इन लोग से अलग, अच्छा तुम्हारा नाम है जर्मनी। वैसे यूनिट होने चाहिए, मतलब कि पर्टिकुलर रीजन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बस पूरा बोल दिया यूरोप, लाइक जैसे हमारा है पूरा इंडिया, तो पूरा इंडिया मतलब भाई सबका, ये नॉर्थ में जाओ तो कल्चर अलग, साउथ में जाओ तो कल्चर अलग, ईस्ट में वेस्ट में सबका कल्चर अलग है, तो कल्चर वाइज, कल्चरल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज वाइज सबके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, यूनिट्स बना दिए, जिसको हम बोलते हैं स्टेट्स। तो वैसा ही होना चाहिए। ऐसा कौन बिलीव करता था? गुज़ेप्पे मज़्ज़िनी। वो ऐसा मानते थे कि भगवान भी यही चाहते हैं, ऐसा भगवान का सपोर्ट लेके कि भगवान भी यही चाहते हैं कि भाई ये पूरा नेशन जो यूरोप है, वो मैनकाइंड जो है वो पूरे के पूरे यूनिट्स में, नेशन यूनिट्स में होने चाहिए। सो इटली हैड टू बी फॉर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। इसीलिए इटली को, क्यों इटली को? क्योंकि वो इटालियन थे, बाकी सब पूरी दुनिया जीत लेंगे, पहले खुद का घर तो जीतो। ओके, लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, क्या पूरी दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है, पहले खुद का घर जीतो। अगर घर जीत लिया तो पूरी दुनिया जीत लोगे, लेकिन घर नहीं जीता, घर मतलब घर के अंदर जो लोग हैं वो। ओके, सो पूरी दुनिया नहीं जीतनी है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये वो। घर जो हमारा, जो फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली, मतलब फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स, हस्बैंड, वाइफ, ये इमीडिएट फैमिली, बस दैट इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं बाकी सब अनइम्पोर्टेंट है, लेस इम्पोर्टेंट है। ओके, ऐसा नहीं बोल रहे हम, बट ये इम्पोर्टेंट है, इनको पहले पकड़ के रखो, उसके बाद अपना सर्कल बढ़ाओ कि अच्छा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा। ओके चलो, सो उन्होंने क्या सोचा कि इटली, ये कल्चर एक है, सबकी लैंग्वेज एक है, भाई इटली को तो एक यूनिफाइड नेशन ऑफ रिपब्लिक होना ही चाहिए। ये उनकी बिलीफ सिस्टम थी, तो उनकी बिलीफ सिस्टम पे एक पूरा पॉइंट आ गया है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, मेज़िनीज रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की। रिलेंटलेस मतलब कि थोड़ी भी ऐसे नहीं कि थोड़े थक गए यार, बहुत सालों से लड़ रहे हो, रिलेंटलेस, थके बिना, कंटिन्यूअसली ऑपोज कर रहे थे, किसको? मोनार्की को। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, जो उसका जो विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का, फ्राइटेंड दी कंजर्वेटिव्स। तो वो क्या था, जो कंजर्वेटिव्स थे उनको डर लगता था कि भाई, ये डर लगता था इसलिए तो निकाल दिया था इटली से इसलिए तो निकाला, लेकिन इटली से निकाला, कहाँ से निकालोगे? ओके, फ्रांस में घुस के वहां पर सीक्रेट सोसाइटी बना दी, स्विट्जरलैंड में वहां पे सीक्रेट सोसाइटी बना दी, तो कंजर्वेटिव्स को डर लगने लगा था। ओके, क्यों डर लगने लगा था? क्योंकि उनकी जो रिलेंटलेस ऑपोजिशन है मोनार्की की, और उनकी जो आइडियोलॉजी है रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, दैट्स वाई कंजर्वेटिव्स को डर लगने लगा था। और इन्होंने, भाई साहब ने भी बहुत बड़ा सेंटेंस बोला हुआ है। सो ड्यूक मैटरनिक, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को संबोधित किया था सबको, मतलब लीड किया था, वो देखा था ना हमने अभी लास्ट लेक्चर में, ट्रीटी ऑफ वियना, मैंने बोला था ये नाम आते रहेगा, आगे भी आते रहेगा। सो ड्यूक मैटरनिक ने डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो उन्होंने बहुत डरे हुए थे ओके, कि ऐसे मोस्ट वायलेंट मैन, ओके, मतलब कि ऐसा नहीं, ये तो मैं बोल दिया वायलेंट,
वायलेंट नहीं, ओके। ये मैंने ऐसे सेंटेंस पढ़ा था अभी, ऐसे ही कोई ट्रेलर वेलर में, क्या, द मोस्ट वायलेंट मैन, द मोस्ट वायलेंट मैन कॉल्ड अ मैन वायलेंट, मोस्ट वायलेंट मैन प्लूरल कॉल्ड अ मैन वायलेंट। तो जो सबसे ज्यादा वायलेंट पीपल है, लोग हैं, वो लोग जिसे मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा वायलेंट है, वो कैसा होगा जस्ट इमेजिन। ओके चलो छोड़ो वो। हाँ सो क्या बोल रहे थे, मैटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ सोशल ऑर्डर। देखो वो बोल रहे हैं सोशल ऑर्डर, क्यों, क्योंकि उनका सोशल ऑर्डर क्या था, हायरार्की चलती रहनी चाहिए, डायनास्टिक रूलर चलता रहना चाहिए, मोनार्की चलती रहनी चाहिए, कंजर्वेटिज्म की रूलिंग चलती रहनी चाहिए, कंजर्वेटिस्ट की रूलिंग चलती रहनी चाहिए, कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी ही चलती रहनी चाहिए, ये वो लोग चाहते थे और उनके लिए वही सोसाइटी थी। इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये तो मोस्ट डेंजरस है सोशल ऑर्डर के लिए। लेकिन सोचो कि कोई फ्रीडम है, पूरा फ्रीडम है, ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, उसके लिए रिवॉल्यूशनरीज मोस्ट डेंजरस थोड़ी है, उसके लिए तो कोई आतंकवादी टेररिस्ट होगा वो मोस्ट डेंजरस होगा। समझ में आ रहा है? तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तो वो लोग तो वही चाहेंगे कि सोशल ऑर्डर मतलब क्या, जो हमें पसंद है वो हमारा सोशल ऑर्डर। तो उन्होंने, ड्यूक मैटरनिक ने उनको मोस्ट डेंजरस एनिमी, सबसे बड़ा कोई एनिमी हो सोशल ऑर्डर का, तो वो है ये भाई साहब गुसेप्पे मैज़ीनी। ओके, बहुत डर लगता, बहुत। ये देखो सेंटेंस ही कैसे बनाए हुए, इतना डर था, नेशन में से निकाल दिया, फिर भी इतने काम किए हैं कि बहुत डर था। ये देखो मीन भी थोड़ा, वेट, इट्स ऑल नेशंस, सभी नेशंस, ऑलवेज हैज बीन, हाँ सभी नेशंस, गुसेप्पे मैज़ीनी ऐसे बंदूक ताने खड़ा है। ओके, मतलब जस्ट लाइक है अच्छे आदमी इन द सेंस रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, बट झुकेंगे भी नहीं, वैसा है। ओके, झुकेंगे नहीं। ओके, जस्ट लाइक से भगत सिंह, तो वो रिवॉल्यूशनरी तो थे, बट फिर ऐसा नहीं कि हाँ भाई ये कर लो, ये ऐसा सब नहीं, ये हमारा नेशन है, हम जो बोलेंगे वैसे, तुम बोलोगे वैसे हम करेंगे, लाइक दैट। ओके, सो पूरा शॉर्ट नोट समझ में आ गया गुसेप्पे मैज़ीनी का। स्टार्ट किया हमने, क्या, कहाँ उनका जन्म हुआ, वो कौन सी सीक्रेट सोसाइटी में थे। सेकंड सेंटेंस में, सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि वो 24 साल की एज में उनको एक्साइल 1831 में एक्साइल दे दिया गया। थर्ड पॉइंट, उनकी सोसाइटीज के बारे में देखा कि वो लोग बाहर निकल के भी वो गोल को भूले नहीं। ओके, तो कंटिन्यूअसली उन्होंने अपना काम करते रहे एंड उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली इन मर्सेलीज एंड यंग यूरोप इन बर्ने। एंड फोर्थ पॉइंट, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि वो मानते थे कि भगवान ने, गॉड हैज इंटेंडेड दैट जो ह्यूमंस है, मैनकाइंड्स है, वो दे आर द यूनिट्स। ओके, गॉड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ द मैनकाइंड। नेशंस जो है वो नेचुरल यूनिट्स है किसके, मैनकाइंड के, ये वो मानते थे। और इटली, इसीलिए इटली को भी एक यूनिट से पूरे के पूरे एक नेशन के तौर पे, एक यूनाइटेड फ्री रिपब्लिक नेशन के तौर पे बनना चाहिए, लाइक दैट, वो ऐसा मानते थे। एंड देन देखा कि इतना ज़्यादा उनका रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की और उनकी जो आइडियोलॉजी थी डेमोक्रेसी, फ्रीडम से रिपब्लिक नेशन को लेकर के, इसलिए लोगों को कंजर्वेटिस्ट जो थे उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था। और ड्यूक मैटरनिक ने तो बोल दिया था कि ये मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर है। समझ में आया? पक्का? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट है हमारा रिवॉल्यूशन का। ओके, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ओके, दैट इज व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप So when France sneezes, whole Europe catches cold. ये बार-बार इनकी रहता है। हाँ, ओके चलो। So
अब हमें देखना है द थर्ड पार्ट, दैट इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848। भाई नेपोलियन कब गया? 1815 में। 15 साल कहाँ गए? जैसे मैंने बताया 15 साल 1815 से लेकर के 1830 तक का टाइम पीरियड जो था, दैट इज एज ऑफ कंजर्वेटिज्म। जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि अब रूल कौन कर रहा है वहाँ पे वो कंजर्वेटिस्ट रूल कर रहे हैं, मोनार्की ही चल रही है, और वो भी पहले वाली मोनार्की जो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उससे पहले जो मोनार्की चल रही थी, जो डायनेस्टिक बॉन डायनेस्टी और वो कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करके जो मोनार्की चल रही थी, वैसी मोनार्की अब रूल हो रही थी। कहाँ से कहाँ तक? 1815 से लेकर के 1830 तक। ओके, अब क्या हो रहा है? अब यहाँ हमें देखना है बहुत सारे रिवॉल्यूशन, इतने रिवॉल्यूशन, भर के रिवॉल्यूशन है। ओके, फटाके के जैसे रिवॉल्यूशन होते हैं, ओके, फटते ही रहते हैं। सो इतने रिवॉल्यूशन हुए, इसीलिए बोल रहे एज ऑफ, मतलब दैट इज एज इन द सेंस टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो 1830 से 1848। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगेन फ्रांस की बात करेंगे, वहीं से मतलब वो उसी को छींक आती है तो सबको जुकाम हो जाता है। सो इन जुलाई 1830 द बॉन किंग्स, जिसको वो जो रूलर में आ गए थे नेपोलियन के बाद, जिनको प्राग ने रखा हुआ था ओके फ्रांस में। सो द बॉन किंग्स वेर ओवरथ्रोन and a constitutional monarchy was established by the liberal revolutionaries। तो जैसे मैंने बताया कि लिबरल रेवोल्यूशनरीज क्या थे? अंडरग्राउंड हो गए थे। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, ग्रुप्स बनाए, जिनका सीक्रेट सोसाइटीज नाम था, और उन लोग ने क्या किया? जुलाई में रिवॉल्यूशन हुआ, और अभी मोनार्की जो चल रही थी वो मोनार्की हट के उन्होंने क्या कर दिया? ऐसे नहीं कि तुम राजा हो, चलो निकलो अब यहाँ से, तुम्हारा कुछ काम नहीं। ऐसा नहीं, तुम राजा हो, तुम राजा रहो, बट अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलेगी। मतलब रूल तुम ही करो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ रूल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे, लॉ के अकॉर्डिंगली। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है देन यू डू इट, अगर नहीं लिखा है यू कैन नॉट डू इट, यू शुड नॉट डू इट एंड यू कैन नॉट डू इट। ओके, लाइक दैट। तो वैसे रूल करना है। ओके, सो 1830 में बॉन किंग्स जो थे उनको हटा दिया गया, ओवरथ्रोन मतलब हटा दिया गया, राजा के पद से उनको क्या बोल सकते हैं उसको, पद से हटा दिया गया, ओवरथ्रोन कर दिया गया। ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। तो समझ में आया पहला पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट, द जुलाई में जो रिवॉल्यूशनर हुआ, sparked an uprising in Brussels which led to the Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। देखो लास्ट हमने देखा था ट्रीटी ऑफ वियना में कि जब नेपोलियन हार गया, उसके बाद जो प्राग ने फ्रांस के चारों ओर छोटे छोटे किंगडम बना दिए गए थे। क्यों? देखने के लिए, नजर रखने के लिए, सीसीटीवी कैमरा जैसे। नहीं देखा था कि नॉर्थ में भी बनाया, साउथ में भी बनाया, वो स्लोप जैसा मैंने तुम्हें दिखाया था ड्रॉ करके। उन्होंने किंगडम बना दिए गए थे कि आगे से ये लोग थोड़ा भी एक्सपांशन करने का सोचे तो उनको पता चल जाए। तो उसके लिए एक किंगडम जो बना था वो कौन सा था? दैट इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड। तो ऊपर ही है, वो फ्रांस के ऊपर ही है। तो मैप देखोगे तो फ्रांस के ऊपर ही है। ओके, तो वो जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड था, जो फ्रांस की बॉर्डर में नॉर्थ साइड में है, ओके, वहां पर था वो। तो अब क्या हुआ? जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ। कहां पर हुआ? फ्रांस में। लेकिन जैसे ही पता चला कि फ्रांस स्नीजेस, यूरोप कैचेस कोल्ड। ओके, मतलब सबको जुकाम हो जाएगा। हाँ जाओ, नहीं देखा तुमने? 1 महीना हो गया, जाओ, बाहर ही है। चलो, मेरे में हाँ चलो, तो हुआ क्या कि फ्रांस में जैसे ही फटाका फूटा, तो अब तो जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ओके, ड्यूक मैटरनिक ने ही बोला है कि व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe catches the cold। तो अभी भी फ्रांस में ऐसे धमाका हुआ, अब ये धुआं पूरे यूरोप में जाएगा। तो जैसे ही फ्रांस में हुआ, तो अब क्या हुआ कि ये जो
अटैच्ड जो नॉर्थ में जो पार्ट था, मतलब कि ब्रुसेल्स को, जिसका कैपिटल मतलब जो हमने देखा था पावर शेयरिंग में बेल्जियम और उसके अंदर कौन, ब्रुसेल्स। तो क्या हुआ कि पूरे के पूरे बेल्जियम में ओके क्या होने लगा, बेल्जियम ब्रुसेल्स पूरा ही मतलब ओके लिखा हुआ ही है क्या, विच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे ओके, मतलब अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू द बेल्जियम, मतलब पूरे के पूरे बेल्जियम को अलग कर दिया गया। ब्रुसेल्स तो कैपिटल है हमने देखा था, लेकिन ये कैपिटल बात की बात है, वो एकदम बात की बात है। ये अभी जो हमने पावर शेयरिंग में देखा वो तो ये सब तो बहुत पहले हुआ, तब तो कोई नेशन वेशन नहीं था। तो अब क्या हुआ कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स है ओके वहीं पे है कौन, बेल्जियम ओके। अब फ्रांस में ऐसा हुआ तो बेल्जियम भी टच में ही है, तो वहां पे इफेक्ट हुई, ब्रुसेल्स में इफेक्ट हुई, और अब ब्रुसेल्स भी क्या बोल रहा है कि हम किसके अंडर में थे, वो लोग यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंडर में थे। बोल गए हम कुछ आपके अंडर में नहीं, हम यूनाइटेड नेशन मतलब हम इंडिपेंडेंट नेशन है लाइक दैट। तो उन्होंने बोला कि हम आपका कहना मानेंगे नहीं। फ्रांस में धमाका हुआ, देखो रिवॉल्यूशन हुआ कहाँ, फ्रांस में, बट अब वापस क्या हुआ, फ्रांस में तो हुआ ही, लेकिन ये इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, अब हुआ ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स में हुआ मतलब कि पूरे बेल्जियम को वो अब लोग क्या बोलने लगे कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में जो घुस गया है, उन्होंने नीदरलैंड ने ले लिया है किसको, पूरे ब्रुसेल्स को और से पूरे बेल्जियम को ओके। बोले हम हटो, हम इंडिविजुअल नेशन है लाइक दैट। तो इसीलिए ये सेंटेंस को वो सूट कर रहा है कि अब सब जगह इसको देख करके, फ्रांस को देख करके सब जगह क्या होने वाला है, रिवॉल्यूशन ही रिवॉल्यूशन होने वाला है। तो फ्रांस को देख के, ये फ्रांस में जो हुआ वो फर्स्ट पॉइंट, उसको देख के जो ब्रुसेल्स में हुआ और से बेल्जियम में हुआ वो क्या है, सेकेंड पॉइंट। समझ में आया। थर्ड, अब देखो ये रिवॉल्यूशन पे रिवॉल्यूशन, अब कौन सा रिवॉल्यूशन है, ग्रीस ओके। तो जो ग्रीस है विच हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। अब ऑटोमन एम्पायर मतलब थोड़ा अब तुम वहां इटली विटली से हट करके और से फ्रांस से हट करके ये साइड आओ, यूरोप के नीचे आओ ओके। जो हमारा एशिया वाला पार्ट है उससे ऊपर जाए हम, सऊदी कंट्रीज है, कौन टर्की और वो सब है, तो वहां पर साइड में क्या है, ग्रीस है। तो ग्रीस किसके अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ऑटोमन एम्पायर मतलब क्या, आगे भी आएगा ही चैप्टर में। सो ऑटोमन एम्पायर मतलब क्या, जहां पे इस्लामिक रूलर्स रूल कर रहे थे ओके। जो इस्लामिक रूलर जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो रूलर रूल कर रहे थे। तो जैसे हम अभी कंट्रीज देखते हैं, सऊदी अरब, दुबई है, दुबई तो नज़दीक है हमारे, बट से सारी ही कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत ओके सब कुछ। तो वहाँ की जो कंट्रीज है ओके, वहां पे कौन रूल कर रहा था, इस्लामिक रूलर रूल कर रहे थे। अब उन्होंने भी अपना एक्सपांशन कर रहे हैं, वो भी पावरफुल है। जैसे यहाँ पर इंडिया में कैसे मुगल एम्पायर आया था ओके, सब लोग आए थे यहाँ पे, इंडिया में भी तो आए ही थे वो लोग, पहले से तो थे नहीं। तो जैसे इंडिया में आए वैसे ही वो साइड में यूरोप में भी वो इस्लामिक रूलर रूल कर रहे थे और पावरफुल थे। तो ग्रीस किसके अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। मतलब डिफरेंट कंट्रीज में जो इस्लामिक रूलर होते हैं उनको बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं, खलीफा। वो अगेन याद रखना ये खलीफा, क्योंकि वो हमारे इंडिया का चैप्टर जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे उसमें भी आएगा ओके। तो जो रूल करते थे उनको क्या बोला जाता था, खलीफा ओके। तो वो लोग मतलब ग्रीस पूरा किसके अंदर में था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। अब जैसे ही फ्रांस में हुआ, अब ग्रीस के लोग, ये क्या है भाई, ये यूरोप है और यहाँ हमारे सब आसपास हमारे लोग हैं, ये वो, हम क्यों इनका रूलर, मतलब इनको क्यों हमने एक्सेप्ट किया है एज अ रूलर एंड ऑल, वो लोग ने भी शुरू कर दिया। तो ग्रीस विच हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी से पार्ट था, किसका पार्ट था इन द सेंस, ग्रीस तो जहां था वहीं था, लेकिन रूल कौन कर रहा था, ऑटोमन एम्पायर। स्ट्रगल्ड फॉर इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने क्या कर दिया, मतलब वो स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। कब, जब फ्रांस में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ तब ओके। तो फ्रांस में 1789 वाला रिवॉल्यूशन भी याद रखना है, जिसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोलते हैं ओके। और वो भी 14 जुलाई बोलते हैं, ये है 30 जुलाई
ओके, जुलाई रिवॉल्यूशन। क्यों जुलाई रिवॉल्यूशन बोलते हैं? क्योंकि जुलाई में हुआ था इसलिए जुलाई रिवॉल्यूशन है, कोई स्पेसिफिक यही रीजन है। जुलाई रिवॉल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जुलाई मंथ में हुआ था इसलिए। तो स्ट्रगल्ड फॉर द इंडिपेंडेंस। Nationalists in Greece got support from Western European artists, poets, Greeks that lived out of the Greece. अब क्या हुआ है, इन लोग ने स्ट्रगल तो स्टार्ट कर दी, लेकिन जो ग्रीस है उनको सपोर्ट मिला। किन किन का? सारी जो हमारे, ऐसा नहीं है कि सारी लड़ाइयाँ हथियारों से ही जीती जाती है। ओके, तो आगे हमें पढ़ना ही है रोमांटिज्म, लेकिन उससे पहले यहीं पे वो पॉइंट आ गया है क्या कि यहाँ पर जो आर्टिस्ट थे, सपोज बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ बजा रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं, ओके, सो वो जो आर्टिस्ट थे, जो पोएट्स है सपोज, ओके, तो इतने अच्छे, तो ये सब लोगों ने भी क्या किया, सपोर्ट किया। कैसे वो लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? पोएट हो तो भाई अच्छी अच्छी पोएम लिखेंगे, ओके, जिससे यूनिटी बढ़े, नेशनलिज्म की भावनाएं बढ़े। और जो भी ग्रीक लोग थे, मतलब ग्रीक, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस, वैसे ही ग्रीस में रहने वाले क्या बोला जाता है, ग्रीक। तो जो ग्रीक लोग थे, जो ग्रीस में तो नहीं रह रहे थे, बाहर रह रहे थे, ग्रीस से बाहर रह रहे थे, यूरोप में कहीं और रह रहे थे, सपोज इंग्लैंड में रह रहे थे, इंडिया में रह रहे थे, कहीं पर भी रह रहे थे, लेकिन अब वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। किसको सपोर्ट करेंगे? ग्रीक जो ग्रीस में रह रहे हैं अभी, जिन्होंने स्ट्रगल शुरू किया है ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में, उनको सपोर्ट करेंगे इन वॉट एवर वे दे कैन सपोर्ट। ओके, जैसे कि इंडिया में कुछ हो रहा हो, ओके, तो जैसे अभी मोदी जी अमेरिका गए हुए हैं, तो वहाँ जो इंडियन, अभी यहाँ जो हम इंडियन है, जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको वो पसंद हो जाना ना पसंद हो, ये वो सब छोड़ो, बट जो इंडियन इंडिया में नहीं रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई। ओके, मतलब इंडिया के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी पार्टीशन होंगे कि कई लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगा है, उनको लगा होगा कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, या फिर ये मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ ये वो, उनके पास अपने पॉइंट्स होंगे, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे, बट पर्टिकुलर ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर ग्रुप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो इंडिया की बात है। लेकिन इंडिया के भी बाहर ऐसे लोग हैं जो अगर कोई मूवमेंट हो रही हो, कोई अच्छी बात हो रही हो, तो उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वैसे ही जो ग्रीस में नहीं रह रहे थे, फिर भी कहीं पे भी, ब्रिटेन में रह रहे हो, फ्रांस में रह रहे हो, फिर भी वो क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो वही चीज लिखी हुई है, नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन आर्टिस्ट। वेस्टर्न यूरोपियन आर्टिस्ट मतलब कौन? वही वेस्टर्न यूरोप, मतलब वही पार्ट, कौन सा? फ्रांस वाला, इंग्लैंड वाला, पूरा जो यूरोप है, हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये जो पार्ट है जहां पे वो आइलैंड कंट्री है, जैसे इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ओके, नेदरलैंड है, तो वो सारी कंट्रीज जो है उसको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न यूरोप। ओके, सो वेस्टर्न यूरोप के जो भी आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, एंड ग्रीक्स दैट लिव्ड आउट ऑफ द ग्रीस, उन सब से सपोर्ट मिला। किनको? नेशनलिस्ट इन ग्रीस, जो ग्रीस में नेशनलिस्ट थे, जो ये स्ट्रगल कर रहे थे, उनको सपोर्ट मिला। अंडरस्टूड? आउटकम क्या हो गया? फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 recognized ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो एक ट्रीटी हुई, अगेन ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस जगह का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल, जगह का नाम है जिसको टर्की बोलते हैं। तुम्हें आया था अभी फर्स्ट चैप्टर, याद है? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भूल गए? एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर क्यों हुआ था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल? क्या आया था 9th में फर्स्ट चैप्टर में? उससे क्या हुआ था ट्रीटी होने के बाद? अरे वो देखा नहीं था कि यूरोप से इंडिया, यूरोपियन इंडिया से मसाले और वो सब लेने आते थे, फिर झगड़ा हो गया, फिर ट्रीटी ऑफ वियना, तो रास्ता बंद हो गया, इसीलिए फिर सी रूट ढूंढने की जरूरत पड़ी। ऐसे क्यों भूल जाते हो, इसे याद रखना है सब। हाँ चलो, सो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये तो 9th की बात है, बता देता हूँ क्या है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ ना, तो सब पहले से क्या चल रहा था कि यूरोपियंस को इंडिया का कॉटन और इंडिया के मसाले, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। ओके, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे, दे आर एडिक्टेड, ओके, दे वेर एडिक्टेड। ओके, सो एकदम
एडिक्टेड, हाँ अभी भी आर एडिक्टेड बोल सकते हैं, ओके। सो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे। अब जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ तो क्या हुआ कि ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। ये तो हमारे ये चैप्टर का कंटेक्स्ट है, बट किससे, ऑटोमन एम्पायर में अब वो नहीं आता ऑटोमन एम्पायर। तो अब ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया, इस्लामिक रूलर ने क्या किया, यूरोप के लिए दरवाजे बंद, हमारे नेशन मतलब ये तुम्हारा आ गया है, कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी हो गई है, ग्रीस हो गया है, यहाँ से ये साइड जाना वाना नहीं है। बाई रोड जो हमारा रूट था, हमारा इन द सेंस यूरोपियन का रूट था इंडिया आने का, वो रूट क्या हो गया, बंद हो गया, ओके। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, अगर यूरोपियन को कॉटन चाहिए, इंडिया का कॉटन चाहिए, इंडिया की स्पाइसेस चाहिए, तो उनको कंपलसरी कोई दूसरा रूट फाइंड करना पड़ता था। अभी दूसरा कोई रूट तो बहुत लंबे लंबे रूट्स हैं, ऐसे रशिया घूम के चाइना घूम के नहीं आ सकते, ओके। वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड और वो सब है, तो अब क्या करें, तो सी रूट ढूंढना था, तो सी रूट ढूंढा, और सी रूट ढूंढने की स्टार्टिंग यहीं से हुई। क्यों? क्योंकि इन लोग ने रास्ता बंद किया। अगर ये रास्ता बंद नहीं करते तो यूरोप से, ब्रिटेन से, ब्रिटिश भी आए थे उसके पहले की बात है, हाँ ये बहुत पहले की बात है। 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, तो जो वहां से फिर स्टार्ट हुआ क्या, कैसे सी रूट तो हमें ढूंढना पड़ेगा, तो सी रूट ढूंढना पड़ेगा, तब की बात की गई, इसीलिए फिर इंडिया को ढूंढा गया। वो डिफरेंट वो जीएससीपी में कंटेक्स्ट में उनकी टेक्स्ट बुक में है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ 1832। उसके बाद क्या है, ग्रीस को क्या माना गया, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट नेशन माना गया है। अब वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में नहीं है। तो ये पूरा हमारा पॉइंट था, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 5 पॉइंट्स। क्या एज ऑफ रिवॉल्यूशन में तो हमने क्या देखा एज ऑफ रिवॉल्यूशन, एज ऑफ रिवॉल्यूशन में हमने ये देखा कि एक ही जगह पे रिवॉल्यूशन हो रहा है और वो चिंगारी सब जगह जा रही है, ओके, लाइक दैट। मतलब कि पहला हमने क्या देखा, रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ, फ्रांस में, ओके। अब फ्रांस में ही हुआ, तो अब क्या हुआ कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स में पूरा का पूरा बेल्जियम था, वो लोग भी बोले नहीं 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 हम अलग, ओके, वो अलग हो गए। फिर क्या हुआ, ग्रीस को भी इफेक्ट हुई। ग्रीस फ्रांस से दूर है, लेकिन लोगों ऑलरेडी थे कि कहीं कुछ हो और फिर हम जागे, लाइक दैट। तो अब ये लोग जाग गए, तो उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दी। उनके स्ट्रगल को जो ग्रीस में नहीं रह रहे उनसे भी सपोर्ट मिला, एंड फाइनली वो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ और इस्लामिक रूलर से, ऑटोमन एम्पायर से उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। अंडरस्टूड, ओके। अब आगे है दैट इज रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो जैसे हमने अभी बात की, ओके, कौन सी, कि जो ग्रीस के बाहर के लोग थे और जो आर्टिस्ट थे, ओके, पोएट थे, आर्टिस्ट थे, डिफरेंट लोग जिनका काम था आर्ट, वॉट एवर आर्ट, पेंटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, ओके, कोई भी आर्ट कर रहा हो, तो वो सब आर्ट फॉर्म से उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब ऐसा कुछ तुम दूसरी कोई इमेजिनेशन में मत जाना, ओके। कहना ये चाह रहे हैं क्या कि ये जो पोएट्स थे, जो थिंकर्स थे, जो फिलोसोफर्स थे, ओके, उन लोगों ने भी सपोर्ट शुरू कर दिया है, ओके। तो पूरे के पूरे यूरोप में जितने भी नेशनलिस्ट थे उनको जोड़ने का काम, मतलब जैसे हमने बोला ना कि सारी लड़ाइयाँ हथियारों से नहीं जीती जाती, तो अब ये लोग भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। सो नेशनल फीलिंग लाने का काम कर रहे हैं। सो रोमांटिज्म, ओके, रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो अब क्या कर रहे हैं, ये रोमांटिसिज्म मतलब क्या कि कल्चरल से लोगों को जोड़ रहे हैं कि अच्छा तुम्हारा कल्चर ये है, तुम्हारा कल्चर ये, तुम्हारी लैंग्वेज ये है, तो डिफरेंट एक्टिविटी थ्रू वो लोगों को जोड़ रहे हैं, नेशनल सेंटिमेंट, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट से जोड़ रहे हैं। क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस, ओके। सो ये सब क्यों हुआ और वो सब पहले लोग क्यों हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं और वो सबको
वो सब की बात नहीं कर रहे हैं, वो किस पे बात कर रहे हैं, फोकस्ड इंस्टेड ऑन द इमोशन, इमोशन पे बात कर रहे हैं, इंट्यूशन पे बात कर रहे हैं, एंड मिस्टिकल फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि हम एक, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा, यूटोपियन विजन, ओके, इतना बेस्ट कि जो हमें ऐसा लगे कि इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट, इतना बेस्ट है। तो अब ये तो पोएट और वो लोग क्या है, आर्टिस्ट क्या है, वो भर भर के इमेजिनेशन पड़ी हुई होती है, इसीलिए तो कोई ऐसे पोएम लिखना कोई ऐसे खाने के खेल थोड़ी है, ओके। मतलब भर भर के इमेजिनेशन, क्या क्या इमेजिन करते हैं, वहाँ आकाश में पहुंच जाते हैं, स्काई में, चंद मून पे पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ मतलब कि हो जाता है, इमेजिनेशन ही तो है वो। इसीलिए तो हम पोएम और वो सब देखते हैं, तो कितनी अच्छी फिगर्स होती है, राइम्स होती है, ओके। तो वो उन्होंने स्टार्ट किया। देन सेकेंड, इट वाज थ्रू, कैसे किया उन्होंने, थ्रू फोक सॉन्ग्स, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation was popularized। तो folk song आए, ओके, folk poetry की, folk dances किए, इससे लोगों के बीच में जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी उनको क्या किया, बढ़ाया, ओके। एंड इट कैरीड द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस who were mostly illiterate। तो इससे हुआ क्या कि जो मॉडर्न नेशनलिस्ट थे, अब नेशनलिस्ट मतलब क्या कि हमें अपनी आइडिया सबको देनी है, ओके। सो हमारी आइडिया सबको सुनानी है। अब हुआ क्या कि लोग इलिटरेट है तो क्या करेंगे, ओके, इलिटरेट है तो क्या करेंगे, जैसे ऐसा समझो कि ब्रिटिश है और ब्रिटिशर रूल कर रहे हैं इंडिया में, अब नेशनलिस्ट है, अब भगत सिंह पंजाबी बोलेंगे, ओके, तो वो पंजाबी बोलेंगे और यहाँ गुजरात में आके पंजाबी में हमें मोटिवेट करेंगे कि चलो हमें लड़ना चाहिए, ये वो, तो उतनी फीलिंग नहीं आएगी। हम सपोर्ट तो करेंगे कि हाँ नेशन के लिए, लेकिन कोई गुजराती में बोले और कोई हिंदी और कोई दूसरी लैंग्वेज में बोले, फर्क आता है ना, ओके, क्योंकि हमारी ये मदर टंग है। और सबसे ज्यादा जो बोलने वाली पर्टिकुलरली लोकल लैंग्वेज हो वो यूज करे तो वो फीलिंग ज्यादा आती है। तो और लोग तो इलिटरेट थे वहां पर भी, यूरोप में भी अभी क्या था कि लोग, सारे लोग ऐसे नहीं है कि इलिटरेट है, तो बहुत सारे इलिटरेट लोग थे, तो इलिटरेट लोगों को भी समझाना हो, नेशन की फीलिंग देनी हो, तो ये बेस्ट वे है क्या, पिक्चर्स दिखाओ, फोक सॉन्ग्स गाओ, तो सुनेंगे तो सही, पढ़ना लिखना नहीं आता, सुनेंगे मजा आएगी, नाटक देखेंगे, ड्रामा करेंगे, फोक डांस करेंगे, ओके, तो फोक डांस, फोक पोएट्री, तो उससे क्या होगा, नेशनलिज्म की फीलिंग्स बढ़ेगी, ओके। तो वो चीज बताई कि ये पूरा मैसेज गया, और जो पूरा नेशनलिस्ट का मैसेज था उन्होंने घर घर तक, मतलब कि सब लोग जो इलिटरेट थे उनके पास भी पहुंचाया, क्योंकि भले ही कितना ही अच्छा काम कर रहे हो नेशनलिस्ट, लेकिन उनको सपोर्ट तो चाहिए लोगों का, लोगों के सपोर्ट के बगैर कैसे होगा, तो लोग सपोर्ट करे भी तो कैसे करे, क्योंकि वो फीलिंग नहीं है ना आ रही ना, ओके। तो दैट्स वाई ये क्या कि जो हमारे आर्टिस्ट, मतलब वहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने सपोर्ट किया, और क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो उनका मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा, ओके। देखना तुम, ये सारी ट्रिक्स एंड टेक्नोलॉजीज है, जब से देखना ऐसे कोई हमारे आज तक के इतने सारे प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि लोगों के साथ बात करने के टाइम पे जब स्पीच स्टार्ट करे तो नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं वो लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं कि साइड स्टार्ट गुजरात में आके नमस्ते कैम छो ऐसा करके खत्म नहीं। तुम देखना अभी लास्ट 1 मंथ बिफोर कर्नाटका में इलेक्शन थे, अरे इतना लंबा कन्नाडा बोला ना, हमें तो पता है क्या है, गुजराती है नहीं, इनको तो कितना अच्छा आ गया है, लाइक दैट। अब उतना ही आ रहा होगा, अरे रटा होगा, चलो रटा होगा, कितना रटोगे, लेकिन सोचो एक दिन में 10 जगह जाना है, 10 अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग बातें करनी है, अलग अलग टॉपिक्स है, कहीं चैरिटी की बातें है, कहीं फाइटिंग की बात है, कहीं वॉर की बात है, कहीं पॉलिटिक्स की बात है, कहीं सोशल सर्विस की बात है, कहीं पे रोड की बात है, कहीं पे एजुकेशन की बात है, कहीं पे टेम्पल्स की बात है, कहीं पे कोई कोर्ट केस की बात है, कितना कुछ, सारे लैंग्वेज अलग अलग। सोचो कैसे कर रहा है वो आदमी, कैसे कर रहा है,
कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये तो शायद दूसरी तीसरी बार गए, आई डोंट नो, और जब पहली बार गए थे और पहली बार जब कैंडिडेट मतलब प्राइम मिनिस्टर बन के जब अमेरिका गए थे, जब उन्होंने स्पीच दी थी पूरी इंग्लिश में दी थी, पूरी इंग्लिश में। सोचो, जब वो सीएम से पीएम बने थे तो उनको देखकर इंग्लिश बोलना पड़ता था, मतलब ऐसे पेपर लिया हुआ है एंड देखते थे, पढ़ के ही सबको देखते हैं, तो देखते हैं भाई ये मेरी मदर टंग नहीं है, मुझे नहीं आ रहा, वो बोलेंगे कि मैं जैसे गुजराती बोलूँ वैसे तुम बोल के दिखाओ, तुम इंग्लिश में फ्लुएंट हो तो मैं गुजराती में फ्लुएंट हूँ, लाइक दैट। मदर टंग, तुम्हारी मदर टंग वो है, मेरी मदर टंग ये है, लाइक दैट। तो गुजराती में इंग्लिश में पढ़ के, वैसे तो डायलॉग तुम मदर टंग और से नेशनल लैंग्वेज जो मोस्ट पॉपुलर हो उसमें तो बोल सकते हो, बट जो लैंग्वेज तुम इतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की हो उसमें क्या करेंगे, तो पढ़ के बोलते थे। एक वो ईयर था 2014 और ये 2023 चल रहा है, तुम देखना कभी इंटरव्यू वगैरह, यू विल बी शॉक्ड। और वो जैसे कर्नाटक में जा रहे हैं, कन्नाडा में बात कर रहे हैं, तो सोचो, और वहाँ के जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे रिवॉल्यूशनरीज थे कर्नाटका के, उनका नाम लेंगे, सोचो कैसे घूसबम आएंगे, वो भाई हमारे नेता का नाम लिया, इनको तो पता है ये वो। इलिटरेट होंगे वो तो तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं ये तो इनको तो सब पता है हमारे लोगों के बारे में। लिटरेट होंगे वो लॉजिकली थोड़ा सोचेंगे, हाँ ये तो प्रिपरेशन करके आए हैं, इन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन निकाल, वॉट एवर, वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, भले ही लॉजिक लगाओ फिर भी सोचो कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने काम के लिए। ये उनका काम है, लोगों के साथ जुड़ना। लोगों के साथ कब जुड़ेंगे, तब उनकी लैंग्वेज में तुम बात करोगे तभी तो जुड़ पाओगे। वो कुछ अलग बोल रहे हो और तुम कुछ अलग बोल रहे हो, बीच में कोई ट्रांसलेटर है, कैसे जुड़ पाओगे। दीज थिंग्स तो पर्टिकुलर ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल है, लेकिन वैसा ना कर सके तो एटलीस्ट हम इमेजेस के तौर पे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको डायरेक्टली हम सिखाते नहीं, उनको इमेजेस से सिखाते हैं कि ऐसे पूरी बुक है, बुक ले आए यार, ऐसे खोला बुक, ऐसे खोली तो भाई यहाँ पे एक पूरे पेज में एप्पल ड्रॉ किया हुआ है रेड कलर का, और नीचे ऐसे छोटे से लिखा हुआ है एप्पल। तो वो देखेगा और फिर पढ़ेगा, अच्छा इसे एप्पल बोलते हैं, इसे बनाना बोलते हैं, इसे मैंगो बोलते हैं। देखा हुआ जल्दी याद रहता है कंपेयर टू सिर्फ सुना हुआ। ओके, मूवी कैसे याद रह जाता है, पूरी स्क्रिप्ट याद रह जाती है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, क्यों? क्योंकि वो देखा है और कॉन्सेंट्रेशन से देखा है। कान भी वहाँ है, आंख भी वहाँ है, हम सारे के सारे पूरी की पूरी 5 सेंस हम पूरे वहाँ हैं। और अगर पूरे वहाँ नहीं है तो पूरा याद भी नहीं रहेगा, लेकिन पूरे वहाँ हो तो एकदम मस्त याद रहेगा। वैसे ही ऐसा समझो तुम पूरे अभी क्लास में हो तो ये जो चल रहा है मेजरली 90% तो याद ही रह जाएगा कि तुम पूरे यहीं पे हो, कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, दैट इज द ब्यूटी जो ह्यूमन बीइंग के पास है, कि एक ही जगह तुम 100% रहो। हम भी 100% नहीं रहते, लेकिन प्रैक्टिस से रह सकते हैं 100%। नहीं बोलते थे कि स्वामी विवेकानंद जी एक ही बार जो पढ़ते थे उनको वो हमेशा के लिए याद रह जाता था, सिर्फ एक बार। सोचो एक बार, हमें कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं। एक बार पढ़ते थे कोई भी टॉपिक, कोई भी बुक। एक इंसिडेंट तो इतना खतरनाक था कि वो कहीं पे गए थे, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने सुना था या पढ़ा था, बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट्स कैसे थे। और ऐसे बैठे रहे थे, लैंग्वेज भी नहीं, और गए फॉरेन में ही थे शायद। बोले क्या पढ़ रहे हैं, तो बोल रहे कि ये बुक पढ़ रहा हूँ। तो हाँ ये तो वही बुक है ना जिसमें ये सब लिखा। माय गॉड, ये कैसे पता? तो आप मेरे लिए पानी लेने गए ना, तब मैंने पढ़ लिया। बोले ऐसा बोला। तो वो जिसके घर गए बोले कि आप मेरे लिए जब पानी लेने गए ना तब मैंने ये पढ़ लिया। बोले इतने कम टाइम में ऐसे कैसे पढ़ लिया? बोले मैं पढ़ सकता हूँ। तो फिर दूसरी बुक निकाली, ये लो पढ़ो। तो ऐसे ऐसे करके सपोज आधा, मतलब पानी लेने गए, मतलब वो सेंस में कि भाई अभी ही आया और मैं पढ़ रहा था, फिर आप पानी लेने गए और आओ तब तक तो मेरी ख़त्म हो गई थी बुक, लाइक दैट। वो पहले आ गए थे। तो ऐसे ऐसे करके छोटी बुक दी, ये लो, हाँ पूछो क्या पूछना है, और पूछा, और उनको पेज नंबर के साथ पता है कि यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। सोचो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, कैसा कॉन्सेंट्रेशन। सो गॉड गिफ्टेड तो होता ही है, बट
हम इम्प्रूव करके भी ला सकते हैं। ओके, किसी में पहले से गॉड गिफ्टेड होता है, हमें गॉड के पास से भाई भगवान जी गिफ्ट दे दो, मांगना पड़े तो मांग लो, हम कहाँ बुरे के लिए मांग रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। ओके, सो कॉन्स्टेंट प्रिपरेशन जब करेंगे, अभ्यास जिसे बोलते हैं, ओके, तब जाके ये होगा, अभ्यास से होगा। ओके, चलो, सो उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये भी 5 मार्क में आ सकता है, इंपॉर्टेंट, द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स। तो अब क्या हुआ, अब देखो स्टोरी लाइन छोड़ना मत, हम 1789 नेपोलियन, 1815 नेपोलियन डाइड। ओके, प्राग ने बॉनबोन डायनेस्टी के रूलर को ले आए, वहाँ वो लोग रूल कर रहे हैं। अब आ गए हम 1830 में। 1813 में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, लुइस फिलिप को, ये सब पढ़ना तुम एक बार तो पढ़ना ही है। सो लुइस फिलिप को 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, तो वहाँ के जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, तो लुइस फिलिप को वहाँ का मोनार्क बना दिया गया 1830 में। बोले मोनार्की तो चल रही थी, मोनार्क क्यों बनाया, लेकिन अब 1830 में जब मोनार्क बनाया, सो दैट इज अब सिर्फ मोनार्की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि भाई तुम रूल करो लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली रूल करो। ये हुआ फ्रांस में। ओके, तो लुइस फिलिप को लाया गया था, वो सब तुम पढ़ोगे तो आएगा। ओके, सो वो हुआ। अब उसको देख के बेल्जियम में भी हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में से बेल्जियम बोला कि हम इंडिपेंडेंट हैं। उनको देख के ग्रीस में भी हुआ, ग्रीस के लोगों ने स्टार्ट कर दिया स्ट्रगल, स्टार्ट कर दिया। ग्रीस में जो रह रहे हैं उनसे तो सपोर्ट मिला, लेकिन बाहर के लोग, आर्टिस्ट और जो ग्रीस में नहीं रह रहे हैं, वो ग्रीक पीपल से भी उनको सपोर्ट मिला। एंड फाइनली उनको कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में जो हुई, उसके बाद उनको ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। अंडरस्टूड? ओके, फिर हमने रोमांटिसिज्म की बात की। एंड नाउ ये सब तो चला, 1848 तक चला ये सब कुछ। अब क्या है, ये बीच के पीरियड की, टाइम पीरियड की बात है। अभी भी ऐसा थोड़ी है। अभी क्या हुआ है, अभी तो फ्रांस में हम सोच रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन अभी तो कई जगह पे, हमने तो बोल दिया, अभी इटली, जर्मनी, कितना कुछ बाकी है। अभी तो हमने क्या क्या फ्री किया। हम मानते हैं ग्रीस में आया है, और से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब हुआ क्यों, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ ना 1830, एज ऑफ रिवॉल्यूशन में ही तो ये पॉइंट है। तो ये हुआ क्यों 1830 से लेकर के 1848 तक, ऐसा तो क्या क्या हुआ कि लोग रिवॉल्यूशन करने लगे। तो वही चीज, हार्डशिप्स, हंगर, ओके, और उसके बाद रिवॉल्ट। तो कैसी हार्डशिप हुई, चलो देखते हैं। In the 19th century, Europe saw an enormous increase in the population. तो भाई बहुत ज़्यादा population बढ़ी 19th century में। तो ये तो कोई पेड़ थोड़ी है कि बढ़ गए। population कैसे बढ़ गई? population बढ़ी टेक्नोलॉजी के बढ़ने से। अब टेक्नोलॉजी के बढ़ने से population कैसे बढ़ गई? लोग मरने कम हो गए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ी, दवाइयाँ डेवलप होने लगी, ढूंढने लगी नई नई दवाइयाँ। तो अब लोग पहले जो मर जाते थे, किसको बुखार हुआ और चल बसे, ओके, वैसा भी एक पार्ट है। ये जो रोमांटिसिज्म में है, ये पढ़ना, ये ब्लू बॉक्स, हाँ ये वाला। सो वो रोमांटिसिज्म का है कि पर्टिकुलरली पोएट थे, और वो जो पोएट है वो पोएम लिख रहे थे एंड ऑल, और फिर वो लड़ने भी गए। ओके, वो लड़ने भी गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन लड़ाई से नहीं, लेकिन उनको फीवर हुआ और फीवर से ही उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा दिया हुआ है। इट्स नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक बार मैंने बोला ना, एक बार पूरा चैप्टर पढ़ना, क्योंकि बहुत ब्रॉड चैप्टर है, तो सब कुछ थोड़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, लेकिन थोड़ा अगर पढ़ोगे तो एटलीस्ट तुम्हें ये याद रहेगा कि अच्छा 10th में ये पढ़ा था। अंडरस्टूड? ओके, नहीं तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो तो पूरा का पूरा आ ही जाएगा। 6:34 हो गया है, तो क्या करें, थोड़ा देखते हैं। हाँ चलो, सो
इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन दी एम्प्लॉयमेंट। तो अब पॉपुलेशन बढ़ गई लेकिन जॉब इतनी नहीं बढ़ी ना, लोगों के पास जॉब्स है नहीं, तो जॉब्स पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ी नहीं। ओके, देयर वेर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब से ज्यादा जॉब ढूंढने वाले थे। ओके, सीकर्स। Population from rural areas migrated to the cities. Industrialization made small producers to face poverty. अब क्या हुआ, जो गांव में रह रहे थे उन्होंने क्या सोचा, चलो माइग्रेट करते हैं सिटी में। अब सिटी में गए लेकिन सिटी में जो लोग हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्स है, वही लिमिटेड रिसोर्स से ज्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना वो उनके लिए टफ हो गया। और हुआ क्या, साथ साथ में वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप में, मतलब अगेन फ्रांस, यूके, मतलब इंग्लैंड और वो सब, वहां पे क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप था वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, नई नई मशीन्स आई तो जो मटेरियल है वो मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, वो सारी सस्ती हो गई, चीप हो गई। और ये चीप प्रोडक्ट्स आ गई कहाँ पे, ईस्टर्न यूरोप में भी। अब लोगों के पास वैसे ही जॉब नहीं है, खाने का पैसे कम है एंड ऑल, और अब वो क्या करेंगे कि भाई सस्ता ही ढूंढेंगे, जॉब भी वैसे भी नहीं है। ओके, तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है तो सस्ता ढूंढेंगे। सस्ता ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां के जो लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जो वहां काम कर रहे थे, वहां के जो बिजनेसमैन थे, वो लोग ने चीप प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ये लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके पास तो वो मशीन नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो आई है वो, तो इनके लिए उनको मतलब दे वेर फेसिंग द प्रॉब्लम। ओके, तो यही लिखा हुआ है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू फेस द पॉवर्टी। ओके, मतलब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, छोटी छोटी चीजें बनाते थे, उनको पॉवर्टी, गरीब हो गए वो लोग। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो मशीन से जो बनेगा वो एटलीस्ट चीपर होगा। मशीन्स को थोड़ी तुम्हें सैलरी देनी है, ओके, उसका तो जो मेंटेनेंस आएगा वो मेंटेनेंस आएगा, लाइक दैट। वो सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, द राइज ऑफ द फूड प्राइसेस, और फूड की प्राइसेस राइज हो गई। क्यों, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो खाने वाले बढ़ गए और खाना उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्राइस बढ़ गई। एंड और a year of a bad harvest led to widespread the pauperism in town and country. So अब क्या हुआ कि फूड की प्राइस बढ़ने लगी एंड अ बैड हार्वेस्ट। ओके, एक तो हार्वेस्ट हुआ तो भी कम पड़ रहा है, और अगर नहीं हुआ तो गए काम से। बैड हार्वेस्ट हुआ, लेंचो जैसा केस हुआ तो गए काम से। ओके, तो उसकी वजह से हुआ क्या, दी पॉपुलरिज्म की फीलिंग्स बढ़ गई पूरे टाउन और कंट्री में। पॉपुलरिज्म मतलब क्या, लोगों के अंदर क्या भावना आ गई, भाई इससे अच्छा तो 5 साल पहले हम अच्छे थे रे, जब हम गरीब थे तब पेट भर के खाना खा के सो जाते थे, और अब थोड़े अमीर हुए हैं, फ्री हुए हैं, तो ये तो और डिक्लाइन केस हो गया है। मतलब अगर हमारी लाइफस्टाइल बढ़ी है तो हमें खुशी होनी चाहिए, यहाँ पर खुशी तो है नहीं। ओके, मतलब हम फ्रीडम मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ग्रो कहाँ कर रहे हैं, खाना को नहीं मिल रहा है। तो यही फीलिंग को बोलते हैं पॉपुलरिज्म। ओके, पॉपेरिज्म। ओके, इन 1848 द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस केम आउट ऑन द रोड्स। तो ये पेरिस मतलब जो फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन, उसी की बात चल रही है। फिर से हुआ 1848, 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ एक बार, 1789 में हुआ, फिर वापस दूसरी बार हमने जुलाई रिवॉल्यूशन देखा 1830 को। 1848 में फिर से हुआ। ये फिर से किसकी वजह से हुआ, पहले जो हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जिनके अंदर बहुत ज्यादा नेशनलिज्म की भावना थी, लिबरलिज्म की भावनाएं थी, वो लोग बॉर्बन डायनेस्टी और कंजर्वेटिस्ट के रूलिंग आने से वो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी और फिर उन्होंने रिवॉल्यूशन किया था। कौन सा, जुलाई रिवॉल्यूशन 1830। अब वहां चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है फ्रांस में, और 1848 में क्या हुआ, ये जो लोग हैं, लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए, हार्डशिप प्रोवाइड, मतलब हार्डशिप लगने लगी जो गरीब लोग हैं उनको। तो अब लोग क्या हो गए, रोड पे आ गए। रोड पे क्यों आ गए, घूमने के लिए नहीं, हल्ला करने के लिए। पहले भी हमने 9th में भी देखा था। ओके, ऐसे ही हुआ था, हल्ला बोल। ओके, और फिर किंग को भागना पड़ा था। सो लाइक दैट पेरिस, population of Paris came out
on the roads. Louis Philippe was forced to flee. तो भाई अब तो क्या था, लुइस फिलिप को forced to flee मतलब भागना ही पड़ा. पहले तो मोनार्की चल रही थी. 1830 में रिवॉल्यूशन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई और अब लोगों के पास देखो, जब भी प्रजा नुकसान में होगी तो दोष किस पे जाएगा, जो रूल कर रहा है, जो राजा है उसके ऊपर. ओके, तो अगर सिविल मतलब जो हम सिविलाइजेशन है और से हम इंडिविजुअल्स, कोई भी नेशनलिस्ट के इंडिविजुअल्स को, अगर लोगों को, पीपल को तकलीफ हुई तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, द लीडर. क्यों? क्योंकि लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तकलीफ ना हो. लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तकलीफ ना हो, मतलब एटलीस्ट एजुकेशन मिले, खाना मिले, रहने के लिए घर मिले, तो बेसिक नीड्स तो मिले. अब वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो लोग झेल रहे, कब से झेल रहे. 1789 से पहले भी वैसा था, फिर बाद में थोड़ा कुछ आया, फिर वापस झेल रहे कंटिन्यूअसली. वो स्प्रिंग के जैसे ऐसे दबते जा रहे. अब फटे वो लोग. ओके, तो लोग रोड पे आ गए और बोले कि आज तो भाई मार देंगे, भले ही मर जाएंगे भूख से, लेकिन आज तो मार देंगे. ओके, लाइक दैट. तो अभी तो भागना ही पड़ा. ओके, लुइस फिलिप को भागना ही पड़ा. फोर्स टू फ्ली मतलब भाग जाना, उड़ जाना, मतलब इतने फास्ट भाग जाना. ओके, एंड नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक. तो जो लोगों ने, वहां के लोगों ने जो वोट कर करके थोड़े लीडर्स रेडी किए हुए थे, वो लीडर्स मिलके उन्होंने बोल दिया कि हम लोग नेशनल असेंबली है और हम प्रोक्लेम करते हैं कि फ्रांस इज फ्री नाउ. ओके, मतलब अभी फ्रांस में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या मोनार्की चलेगी नहीं. इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ओके, सो नेशनल असेंबली ग्रांटेड वोटिंग राइट टू मेल अबव 21. देखो फिर से अभी भी 100% फ्रीडम तो आया ही नहीं. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देखो मोनार्की, उसके बाद डेमोक्रेसी, उसके बाद वापस मोनार्की के बाद वापस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद फ्रीडम मतलब डेमोक्रेसी आई है. लेकिन ये डेमोक्रेसी भी विथ कंडीशन है. डेमोक्रेसी क्या है? विथ कंडीशन. कौन सी कंडीशन? कि राइट दे दिया गया सारे लोगों को, 21 से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वोटिंग राइट दे दिया गया. नेपोलियन ने भी ये नहीं दिया था. नेपोलियन ने दिया था लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके लिए दिया था. जो घर पे बैठे हुए हैं मेल्स, उनको वोटिंग राइट नहीं है. तुम वोट कर सकते हो कि तुम्हारा मतलब जो नीचे जो लीडर होंगे वो कैसे थे, क्या है, तो वो कौन कर सकता है? जो एटलीस्ट कुछ इनपुट दे रहा है. घर पे बैठे हुए हो और फिर तुम बोलोगे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो वो चलता नहीं है. मतलब उसका कोई काम भी नहीं है. इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. ओके, हमारा वैल्यू, हमारी इमेज, हमारे वर्ड्स, हमारे पर्सपेक्टिव अगर कोई मायने ही नहीं रखता तो तुम सब किसी के सपोर्ट में बोलो या किसी के अपोज में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो खुद ऐसा बनना पड़ता है जिससे कि हमारा सपोर्ट और हमारा अपोज लोगों को इफेक्ट करे. वैसा हमें खुद बनना पड़ता है. तुम खुद ब खुद बोल दो कि भाई हाँ ये मूवी के बारे में कि भाई ये मूवी अच्छी है, ये मूवी बुरी है, तो कोई मानेगा ही नहीं. कोई हायर अथॉरिटी वाले बोलेंगे तो फिर लोग सोचने के लिए अच्छा ऐसा है, हो सकता है, ये लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है, लाइक दैट. तो हमें हायर अथॉरिटी खुद बनना पड़ेगा, लाइक दैट. तो मेल को ही मिला है एंड राइट टू वर्क. ओके, वर्क का राइट मतलब कि सबको जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट होगा. नेशनल वर्कशॉप्स वेर सेटअप टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. तो नेशनल वर्कशॉप सेटअप किए गए, मतलब कि एटलीस्ट सीखो तो सही. ओके, सब सीखेंगे तो थोड़े स्किल्ड लेबर बनेंगे और स्किल्ड लेबर बनेंगे तो क्या होगा कि थोड़ी जॉब ज्यादा मिलेगी. कई बार ऐसा होगा कि जॉब तो है लेकिन आता नहीं है कुछ. ओके, इलिटरेट है तो कहाँ से जॉब है. तो वर्कशॉप भी सेटल किए गए टू क्रिएट दी एम्प्लॉयमेंट. तो ये था पूरा ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, और इसका दूसरे वे में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी बोला जाता है. द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. तो इसमें बहुत कुछ हुआ. ओके, ये सारे पॉइंट तो हमने देखे. साथ साथ में कई सारे डिजीज भी ज़्यादातर फैल गए थे यूरोप में. ओके, जैसे अभी कोविड हुआ था. ओके, वैसे ही कई डिजीज भी हुए थे
कई बार ड्रॉट हुआ था। ओके, कई बार ड्रॉट हुआ था, फ्लड का तो नहीं, वहाँ तो ड्रॉट ज़्यादा आता है। सो कई बार ड्रॉट हुआ था, बैड हार्वेस्ट हुआ था। ये सब की वजह से, और पॉपुलेशन भी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो ये कितने सारे रीज़न है, उसकी वजह से लोगों की जो लाइफस्टाइल ऑफ लिविंग है, ओके, वो कम हो गई थी। लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा था, तो लोग रोड पे उतर आए और हल्ला बोल दिया। इन जुलाई से जुलाई बोलेंगे और से हम बोलेंगे 1848। ओके, सो 1848 में वापस फ्रांस में हुआ, और फिर अब जो नेशनल असेंबली है उन्होंने प्रोक्लेम कर लिया कि अब हम रूल करेंगे। बट अभी भी सबको वोटिंग राइट नहीं है। 21 के ऊपर वाले सारे मेल्स को वोटिंग राइट है, अभी भी फीमेल्स को वोटिंग राइट नहीं मिला है। अंडरस्टूड? तो ये हमने देखा द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। नाउ सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बाकी रहता है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो कहाँ गया वापस ये? ओके, सो सेकंड, ये जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें ये एक पोर्शन बाकी रहता है, दैट इज द 1848 में ही जो हुआ है, द रिवॉल्यूशनरी ऑफ द लिबरल्स। तो लिबरल्स का भी रिवॉल्यूशन हुआ, उन लोग ने भी सब कुछ किया। तो कहाँ किया? यहाँ पे मेजरली हम इटली की बात करने वाले हैं, और फिर आगे की थियरी में हम देखेंगे कि जर्मनी, इटली, ब्रिटेन में क्या क्या हुआ। ओके, वो तो आगे देखेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग जो हुई, अब यहाँ तो हम थियरी में तो नहीं लिखेंगे, बट अब जब इटली बनेगा एंड ऑल, तो भाई अपना हीरो वापस आएगा। कौन? गुसेप्पे मैज़ीनी। ओके, उस जिसको देश से बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब तो उसके सपोर्ट में सब हो रहा है। अब वो वापस आएगा, और वापस आएगा तो किसी के सामने झुकेगा। वैसे भी वो झुकता नहीं था, तो अभी भी फिर से किसी के सामने नहीं झुकेगा, और विद द हेल्प ऑफ दैट पर्सन बहुत कुछ, मतलब पूरे जो यूरोप में नेशनलिज्म हुआ, हम बोल सकते हैं कि उसमें हेल्प हुई। अंडरस्टूड? तो ये पोर्शन हम जो तुम्हारी नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला है, वहां तक का ये एक क्वेश्चन हमारा बाकी है, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। आफ्टर दैट वी विल सी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो भी हमें स्टार्ट करना हो वो स्टार्ट करेंगे। ओके, और से जीएससीबी का एसएसटी स्टार्ट करेंगे, फिर तुम्हारा मैथ्स स्टार्ट कर देना, मतलब तुम लोगों को मैथ्स पक्का कर लेना है। और वो मंडे, हाँ, एसएस मैथ्स और एसएस ले आना, ये पहले कंप्लीट करेंगे इनका, और फिर तुम भी मैथ्स और एसएस लाना, तुम भी मैथ्स और एसएस लाना। वो है तो वो कर लेंगे। तो फिर इंग्लिश ले आना, तो इनकी एग्जाम है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारी एग्जाम की आई कुछ डेट? 20। ओके, तो सिलेबस हमारा है वही है। एसएस में कितने बाकी हैं? 2 ही चैप्टर है। हाँ, तो वो तो हम कर लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट तो इंग्लिश लेके आना सब लोग, और एसएस भी लेके आना। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नहीं ले लेगा टाइम, ठीक है, तो इंग्लिश लेके आना, नहीं पूरे कम टाइम में खत्म नहीं। ओके, हाँ।